आज के परिवेश में जो लोग कह रहे हैं कि लैपटॉप होगा तो हम फला परीक्षा निकाल लेंगे और जो है मोबाइल होगा तो निकाल लेंगे, तो हम उन लोगों से पूछना चाहेंगे को जो है इसमें एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा और एक वन लाइनर आदेश जारी करके प्राइवेट स्कूल को बंद करना पड़ेगा। इससे 2-3 फायदे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को फायदा नंबर 1, काइंड ऑफ स्कूल्स आर इंग्लिश मीडियम स्कूल, दे आर द MCC, डिकोडिंग मनी कलेक्शन सेंटर। हिस्ट्री पढ़कर गया व्यक्ति जो है वहां पर फिजिक्स पढ़ा रहा है और फिजिक्स गया पढ़कर गया व्यक्ति वहां संगीत सिखा रहा है। बड़ी उपलब्धि तब है जब आपके पिताजी आपको कर्ज में डुबो के गए हों और आप उसको 1 करोड़ कर दीजिए। हो सकता था कि मैं या तो बहुत बड़ा आवारा निकल गया होता या भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा कोई प्रशासनिक अधिकारी बन गया होता। अगर कोई छात्र जाता है और वो जो है पूरे मनयोग से नहीं शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो इसमें अध्यापक के साथ साथ परिवार की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अंग्रेजी के महान विद्वान, अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को नैतिकता और चरित्र की बात सिखाने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित एक एक पहलुओं को समझाने वाले, हर विद्यार्थियों के दिलों में खास स्थान बनाकर रखने वाले श्री रितेश शाही सर आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सूरज बाबू। सूरज आपका नाम है और आपके नाम पर टिप्पणी करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन यू वुड हैव टू बर्न लाइक द सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह पहले जलना होगा। धन्यवाद। आप आए तो सारा चमन खिल उठा, कोकिला गा उठी, स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद सर। सर मेरा पहला ही प्रश्न आपसे यह रहेगा कि आपने अपने जीवन में शिक्षण कार्य हेतु अंग्रेजी विषय को ही क्यों चुना और इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? Nothing is special about that. Speaking truly and frankly, I have selected just 3 subjects and quite surprising, English was not in that in graduation. Hindi, sociology and political science. Then after काफी दिनों बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जो मैंने 3 विषय लिए थे वो आर्थिक तंगी के कारण संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए मैंने दोबारा एक विषय अंग्रेजी से किया और उसके बाद से जो है हम इस क्षेत्र में जुड़े। सर आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? विद्यार्थी जीवन उस समय जो है इट वॉज क्वाइट डिफरेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज एट प्रेजेंट। उन दिनों आज की सिनारियो से अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप भूल जाइए कि किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज थी। देयर वाज नो कोचिंग सेंटर, नो ट्यूटर, नथिंग एट ऑल। बस और बस स्कूलिंग थी और कदाचित मेरा मानना है कि स्कूलिंग बेहतरीन होने के कारण ही उन दिनों जो छात्र 2-3% बहुत अच्छे हुआ करते थे हर कक्षाओं में, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल किया। आज वो उच्च पदों पर पदासीन। सर जब आप वर्तमान विद्यार्थियों के साथ अपने विद्यार्थी जीवन की तुलना करते हैं तो आपको कितना अंतर महसूस होता है? आज के छात्रों की और मेरे समय के छात्रों की जी, तो परसेंटेज वही था। क्लास में 2 या 3% ही छात्र उन दिनों भी पढ़ने वाले थे, आज भी पढ़ने वाले हैं और जब तक इस पृथ्वी पर पठन पाठन का कार्य रहेगा परसेंटेज ये कभी बदलने नहीं जा रहा है। चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो या वो संस्कृत मीडियम के स्टूडेंट्स हो, उर्दू माध्यम के छात्र हो, कोई किसी भी क्लास में अगर आप जाएं और सतही अवलोकन करें तो आपको यही परसेंटेज निकल कर आएगा। 2 से 3% ही छात्र वास्तव में पढ़ने के लिए जाते हैं, बाकी औपचारिकता तो जरूर पूरी करने जाते हैं। तो सर जो विद्यार्थी औपचारिकता पूरी करने जाते हैं उनके तो परिवार के लोग उनसे यही उम्मीद लगा के रखते हैं, तो सर आप उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी भी पढ़ाई को सही ढंग से जारी रखें? देखिए, अगर कोई छात्र जाता है और वो जो है पूरे मनयोग से नहीं शिक्षा ग्रहण कर रहा है
तो इसमें अध्यापक के साथ साथ परिवार की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जी। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, जैसा कि आप पढ़े होंगे सिविक्स में, नागरिक शास्त्र में। फैमिली इज द फर्स्ट एक्चुअल educational environmental setting that is needed for a certain student. Either he is a male student or she is a female student. मेल हो या फीमेल हो, निश्चित रूप से जो है परिवार ही पर्यावरण उसके लिए स्थापित करता है। बाद में जाकर वहां पर स्कूलिंग होती है, तब जाकर प्रतिफल निकल कर आता है। अगर आप ये समझते हो कि जो है केवल स्कूल जाने से छात्र पढ़ लेता है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको हजारों ऐसे माता पिता के बारे में बता सकता हूं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया अपने छात्र अपने जो है वार्ड्स को जो है अच्छे मुकाम तक पहुंचा पाने में। और अगर वे माता पिता अपना प्रयास नहीं किए होते तो शायद उनके पुत्र और पुत्रियां जो आज काफी ऊंचे पदों पर स्थापित हैं, कोई एम्स में है, कोई जो है आपका प्रोफेसर है, कोई दूसरे देश में जाकर के जो है रीडर बन बैठा है, कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भाट पर, शायद आपको न मालूम हो, योशना परमार जो अरुण परमार जी की लड़की है, इस समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गणित की रीडर हैं, हमारी छात्रा रही है। एम्स में जो है सौरजीत गुप्ता है जो जीत शंकर गुप्ता जी का लड़का है। इस तरह से ऊंचे पदों पर ये संतोष पटेल जी के घर का लड़का है, वो भी है उसी जगह पर। तो ये जो यहाँ आपके सिरसिया मिश्र का मेरा छात्र अरुण मिश्रा इस समय बिहार में जज है, और इसी तरह से तमाम ऐसे ऐसे उच्च पदों पर स्थापित लोग हैं जो कि ये देखा जाए। अब आपको बताऊं, अनूप मिश्रा जो जज है सिरसिया का, इसके बाबा साइकिल पर बैठाकर, जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक की थी, उस लड़के को पहले दिन मेरे पास कोचिंग में लाए थे। झुका हुआ शरीर, साइकिल चलाकर आगे बैठाकर उसको लाए थे, और उसके माता पिता काफी ज्यादा परस्यू करते रहते थे उसको। मेरे कोचिंग तक पढ़ाई हो जाने के बाद आते थे, पूछते थे कैसा उनका लड़का कर रहा है, उनकी लड़की कैसी कर रही है। मैं हमेशा उनको जो है काफी पॉजिटिव जो है रिस्पांस देता था, जैसा होता था वैसा बताता था। और आप देख सकते हैं उसका बड़ा भाई जो है आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, अंकुर मिश्रा। अनूप मिश्रा इस समय बिहार में जज है, और अश्विनी मिश्रा इस समय सब इंस्पेक्टर है। सर, जब आप पढ़ाना शुरू किए तो आप कितने वर्ष के थे और कितने वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं? अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, मेरी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी जी। और मैं इंटर में पढ़ता था और इंटर के लड़कों को पढ़ाता था। सर, ऐसी कौन सी परिस्थिति आपके साथ उत्पन्न हो गई कि उतने कम उम्र में ही आपको पढ़ाना पड़ गया? No, not surprising at all. It was poverty, not poverty. निर्धनता नहीं, पॉपुलिज्म था, कंगाली थी। कंगाली के कारण परिवार चलाने के लिए ही ऐसा मुझे करना पड़ा। अदरवाइज मैं किसी बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर होता। मेरे माता पिता का सपोर्ट बहुत जबरदस्त रहा होता, आर्थिक रूप से मैं केवल बात कर रहा हूँ, उस तरह तो सारे सपोर्ट मौजूद थे। तो हो सकता था कि मैं या तो बहुत बड़ा आवारा निकल गया होता, या भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा कोई प्रशासनिक अधिकारी बन गया होता। लेकिन जहां तक वर्तमान हालात की बात है, अगर आप ये पूछ रहे हैं सर्टेन क्वेश्चन की मतलब आप क्या कारण है कि आप पढ़ाना शुरू किए, तो नो डाउट पॉपुलिज्म फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, बिना किसी हिचक के यही कहा जा सकता है। और आपको एक बात और बताऊं मैं कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये एक 30-35 सालों का संघर्ष रहा है। और इसके बारे में सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि पंथी की पथिक परीक्षा क्या, जब पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल अगर आपके पिताजी आपको जो है 5 लाख रुपया दें और आप उसको 50 लाख कर दीजिए, तो कदाचित ये आपकी बड़ी महानता नहीं, महानता है लेकिन बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। बड़ी उपलब्धि तब है जब आपके पिताजी आपको कर्ज में डुबो के गए हों और आप उसको 1 करोड़ कर दीजिए। बिल्कुल सर। सर, अभी तक आप लगभग 30 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपने कितने विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा? 30,000। 30,000 विद्यार्थियों को। उसमें सर कितने सफल होंगे आपके हिसाब से? If you go to the basic primary school run by UP government,
you will find more than 2 teachers in each and every basic primary पाठशाला in constituency of Bhatparan. सर, जब आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो आपकी कक्षाओं में अधिकांश विद्यार्थी जो पढ़ने आते हैं वो ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं, तो उन विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है आपके लिए? You will be surprised to hear it that talent comes from villages, not from cities or towns. You can choose any figure, nationally, internationally. They are from villages, not from cities or towns. And it's not a challenging work to do so. You might have heard, आपने सुना होगा कि जो है हर ब्लॉक में इस समय, जैसा कि हम लोगों के समय में एक भी नहीं था, 100-200 पब्लिक स्कूल चलते हैं, जिसको कि आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल कहा करते हैं। आप बताइए इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे हैं वो? उसमें एक शिक्षक मानक का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ज्योग्राफी वाला इंग्लिश पढ़ा रहा है, जो है हिस्ट्री पढ़कर गया व्यक्ति जो है वहां पर फिजिक्स पढ़ा रहा है, और फिजिक्स गया पढ़कर गया व्यक्ति वहां संगीत सिखा रहा है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट प्रदान करेंगे ऐसे विद्यालय? आपको मैं बताऊं, जो कोलैप्सिस हुए शिक्षा में वो 2006-07 के बाद हुए जी, जब काफी ज्यादा फ्लॉरिशिंग रूप में देखा गया है कि इस गली में भी, उस गली में भी, उस गली में, हर गली में एक एक स्कूल खुल गए था कथित इंग्लिश, सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर पढ़ने वाले बच्चे का साहित्य कमजोर हो जाता है। उनका बच्चा न हिंदी जानता है, न अंग्रेजी जानता है, न संस्कृत जानता है। आपको मैं बताऊं कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, अभिभावक प्ले कर रहे हैं। कारण ये है कि मैंने कई लोगों को चाय पान की दुकान पर मुझसे ही कहते सुना है कि क्या करें साई जी, आपके पास हम भेजना चाहते तो हैं लेकिन भेज नहीं पा रहे अपने बच्चे या बच्ची को। कारण ये है कि वो हिंदी समझ ही नहीं पाते, हिंदी मीडियम में वो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको जो है केवल अंग्रेजी आती है। और वे छात्र जब हमारे पास आते हैं मान्यवर, तो मैं आपको बताऊं कि उनको इंग्लिश की बेसिक्स नहीं पता होते हैं। बेसिक्स, बिल्कुल सर, उनको बेसिक्स, दे आर क्वाइट अनअवेयर टू द बेसिक्स फैक्ट। बेसिक फैक्ट्स उनको नहीं पता होते हैं, और उनके माता पिता चूंकि कि वो लोग उस स्टेज पर जाकर नहीं पढ़े, वो उनके टेक्स्ट बुक्स के बारे में नहीं जानते, उनको पढ़कर उनसे कुछ पूछ नहीं सकते, उनको कुछ बता नहीं सकते, और इसी जो है इग्नोरेंस के कारण, माफ कीजिएगा किसी के भावनाओं को मैं हर्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको केवल आज की वर्तमान शिक्षा के सच्चाइयों से अवगत कराने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। इसी कारण बस उनके लड़के लड़कियां आज कोई भी प्रशासनिक या जो भी विविध प्रकार की प्रतियोगी अन्य दूसरे निजी क्षेत्रों में परीक्षाएं होती हैं, उनको निकाल नहीं पाते। हम बात इस समय फोकस्ड हैं केवल और केवल सरकारी परीक्षाओं पर, जो सरकार देती है गवर्नमेंट जॉब प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कंपटीशंस। उन कंपटीशंस को क्रैक करने के लिए आपको मैं चौंकाने वाला एक तथ्य बताता हूँ। 2021 और 2016 की परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आपके जिला देवरिया में 1200 के आसपास छात्राएं हैं जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं उनमें माध्यमिक विद्यालयों में। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1200 उन अध्यापकों में 100 से कम संख्या है देवरिया जिले के अध्यापकों की। 1100 से अधिक की सीटें भरी गई हैं दूसरे जिलों को बुला के। अंग्रेजी में यहाँ पर जो शिक्षक आए हैं, आपको और चौंकाने वाला तथ्य मैं बताता हूँ, उसमें यूआर कैटेगरी का आपके जिले का मेरे अलावा छोड़कर कोई दूसरा भर्ती ही नहीं हुआ। अगर जो लोग आपको जो है जनरल दिखते होंगे उनकी कैटेगरी यूआर नहीं है, वह ईडब्ल्यूएस से भर्ती किए गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देवरिया जिले में इन तथाकथित इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने किस तरह का रोल अदा किया है। These kind of schools are English medium school. They are the MCC, decoding money collection center. आज के इंग्लिश मीडियम स्कूल मनी कलेक्शन सेंटर। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है शिक्षा की गिरावट का,
वो है आज के छात्रों में मूवी मानी। मूवी मैनिएक हो गए हैं आज के छात्र, यानी कि मोबाइल के प्रति उनके मन में सनक सवार है और वो उनका समय ले रहा। हमारे समय में क्या था, पूरे गांव में पूरे क्षेत्र में खो जाइए, कम से कम 5 टीवी भी नहीं मिलेगी आपको, घाट पर से भिंगारी तक नहीं मिलती, 5 टीवी नहीं मिलती, एक बाइक 2 बाइक को छोड़कर बाइक तीसरी नहीं मिलती आपको, खेलने के कोई दूसरे संसाधन मौजूद नहीं थे, तो इंसान के पास एक ही विकल्प बचता था, या तो गोली खेले जिसको आप लोग वो कंचा कहते हैं, या तो थोड़ा बहुत जाकर बिना संसाधनों के क्रिकेट खेल ले। और उन दिनों हम लोग कैनवस बॉल नहीं खेलते थे, रियल बॉल क्रिकेट होते थे, जो जिस बॉल का प्रयोग वहाँ इंटरनेशनल नेशनल मैचेस में होता है, और या तो किताबों में अपना मन खपाए। तो कदाचित यही कारण है कि चूंकि की संसाधन विहीनता थी, यही कारण है कि उन दिनों के लोग कुछ ज्यादा सफल रहे आज के छात्रों की तुलना में। सर, आज वर्तमान समय में देखा जाए तो जिस प्रकार से अंग्रेजी स्कूलों का जमावड़ा शुरू हो गया है और अंग्रेजी के नाम पे पैसे उठते जा रहे हैं वहां पे, तो इसको जो सामान्य अभिभावक है वो कैसे महसूस करे और उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? I just cite you one thing. Among so many nations in the world, Finland is at the top so far as the education is concerned. It's a very small country, Finland, and it is on top. बिल्कुल सर। Britain is far behind. America is also far behind. Russia is far behind. Finland, it's a very, very small country. Weak country, you know, WW. But it's on top. Why? The question is why? Because Finland government don't recognize any private school in its country, in their country. रिकग्निशन ही नहीं मिलती, रिकॉग्नाइज्ड किया ही नहीं जा सकता किसी भी प्रकार के प्राइवेट स्कूल को फिनलैंड देश में, और एकमात्र कारण यही है कि वहां शिक्षा इस समय टॉप पर है पूरे दुनिया। गवर्नमेंट को जो है इसमें एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा और एक 1 लाइनर आदेश जारी करके प्राइवेट स्कूल को बंद करना पड़ेगा। इससे 2-3 फायदे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को फायदा नंबर 1 होगा कि जितने बहुआयामी प्रतिभाओं से संपन्न छात्र, मल्टी डायमेंशनल टैलेंट से भरे छात्र जो विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं में जाकर के अपना भविष्य बर्बाद कर ले रहे हैं, वो सरकारी विद्यालयों में आएंगे। वहां मानक के शिक्षक रखे जाते हैं, लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, अन्य दूसरे कमीशन को फिश करके कंपटीशन निकाल कर आते अध्यापक रखे जाते हैं, वो उनको पढ़ाएंगे। तो जब अच्छे से अच्छे की मुलाकात होगी, द बेस्ट से बेस्ट का जो है सम्मिलन होगा, तो जो परिणाम होंगे वो भी बहुत ही ज्यादा जो है अद्वितीय निकल कर सामने आएंगे, यूनिक परफॉर्मेंसेस निकल कर आएंगे छात्र और अध्यापक के मिलन का। और आजकल हो क्या रहा है, सरकारी विद्यालयों में अध्यापक बहुत अच्छे हैं, वहां पर छात्र उस स्तर के नहीं जाते, और प्राइवेट में छात्र बहुत अच्छे हैं, अध्यापक अच्छे स्तर के नहीं जाते। यही कारण है कि जो है परिणाम जैसा चाहिए निकल कर सामने नहीं आ रहा है। इसमें गवर्नमेंट की भूमिका आनी ही आनी है, अदरवाइज अगर नहीं आता तो गवर्नमेंट लाख प्रयास कर ले, सरकारी संस्थाओं में छात्र जाएंगे तो, लेकिन वह जमावड़ा नहीं होगा जिसकी कि हम और आप आशा करते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को जाना चाहिए, लेकिन सर अक्सर हम लोग समाज में देखते हैं कि जो सरकारी शिक्षक होते हैं वो भले सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के प्राइवेट विद्यालयों में भेजते हैं। और जो प्राइवेट शिक्षक होते हैं वो भले प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं आर्थिक समस्या के कारण। तो वही तो मैं कह रहा था ना, जो मैं कह रहा था वही बात आप पूछ भी रहे हैं। जैसे कि जो सरकारी विद्यालयों में अध्यापक हैं वो कुछ सैलरी ठीक ठाक पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि प्राइवेट में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। यह सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी आपको बताया इग्नोरेंस है, लैक ऑफ नॉलेज, यू मेट से इट्स ए लैक ऑफ नॉलेज that is forcing them to do so. सर, जब आप अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो वहां बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी आते होंगे जो अंग्रेजी से बहुत कत्ते होंगे, लेकिन उनको लगता है कि अंग्रेजी का हमारा विषय है, इसको पास करना है। तो सर आप वैसे विद्यार्थियों को अंग्रेजी कैसे समझा पाते हैं? अरे आप छोड़िए तो उसको, पहले
अंग्रेजी से ज्यादा दूर भागने वाले छात्र तो इंग्लिश मीडियम के हैं। जब ग्रामर पोर्शंस आते हैं तो वो सोचते हैं कि इस चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाता तो बेहतर होता। उनको तो बिल्कुल ग्रामर नहीं आता। जहां तक हिंदी भाषी क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, जो गांव में रहते हैं, हिंदी मीडियम से निकल कर जाते हैं। मैंने बताया ना कि 100 में 2 से 3-4 छात्र ही जो है उसके कैपेबिलिटी रखते हैं और उसी कैपेबिलिटी के मानक को रखते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम तो सबसे अधिक प्रयास करते हैं कमजोर छात्रों को ऊपर लेकर आने का, लेकिन हमारे प्रयास के द्वारा कुछ परसेंटेज बढ़ता तो है, लेकिन मैं हवाई दावे नहीं करता कि वो 100 में 100 हो जाता है। वो 2-3% जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ वो हमारे प्रयास से बढ़ करके 5 से 6 हो जाता है। बाकी होता नहीं है। ये कहने सुनने की बातें हैं कि हम कोचिंग पढ़ाते हैं, हमारा रिजल्ट 100% है और वो कोचिंग पढ़ाते हैं। रिजल्ट बोर्ड परीक्षा का होना एक अलग विषय है, लेकिन एक छात्र में योग्यता ज्ञान भरना वह दूसरी बात है। मैं इस समय बोर्ड परीक्षा पास करने के पहलू पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ एक छात्र के अंदर ब्रिमिंग विद नॉलेज की। बिल्कुल सर, वर्तमान समय में अंग्रेजी सीखना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? ये तो एक विसंगतिपूर्ण बात है। If you talk about Sanskrit, Hindi, English and Urdu, the easiest grammar is owned by English. It has easiest grammar. सर, जैसा आप तो अंग्रेजी के अध्यापक हैं तो आपको लग रहा है कि इजीएस्ट ग्रामर है, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जब हम बातचीत करते हैं तो विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे सबसे कठिन विषय कुछ है तो अंग्रेजी सीखना है। नो, नॉट एट ऑल। उनके लिए सबसे कठिन विषय हिंदी साहित्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि चाहूं जो साचो निज कल्याण, हम सब मिल भारत संतान, जपऊ निरंतर एक ध्यान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो उनका हिंदी कमजोर है, हिंदी के शब्द भेद नहीं पता उनको, हिंदी का प्रत्यय वचन कारक लिंग नहीं पता उनको। यही एकमात्र कारण है कि उनको दूसरे साहित्य में जाने से डर लगता है। क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मैं उस मंच का नाम नहीं लूंगा। एक सरकारी आयोजन था अभी आज से 1 महीना पहले। पूरे जिले भर के 3 विषयों के अध्यापक वहां जुटे हुए थे, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। अच्छा। कहा गया मंच से कि आप सभी लोगों का नाम जिस अक्षर से शुरू होता हो उसी अक्षर से शुरू होने वाले एक विशेषण को लगाकर अपना नाम बोल दीजिए। जैसे मुझसे कहा गया तो मैंने कहा रिजोल्यूट रितेश, रिजोल्यूट बिहार से, रितेश बिहार से। वैसे हिंदी वालों से जब कहा गया तो हिंदी के वे अध्यापक जो आयोग की परीक्षाओं को पास क्रैक करके आए हुए हैं, कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स को, वो उसमें से हम आपको बता दूं कि 1 से 2% ही अध्यापक अपने नाम के आगे उचित विशेषण लगा के बता पाए। बाकी सभी लोगों ने भाववाचक संज्ञा लगा दिया। अब आप क्या कहिएगा? छात्र की हम क्या बात करें, ये तो अध्यापक की बात है जो सैलरी ड्रा करते हैं। सर, आपके हिसाब से जो अध्यापकों में कमियां होती है वो अध्यापक अपनी कमियों को दूर कैसे करे? देखिए, कमी कोई नहीं होती, मनोदशा, वाइब्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी, वाइब्स की गड़बड़ी होती है। वे रेस्टिंग मूड में आ जाते हैं, वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं जॉब पाने के बाद, वो कुछ आगे करना नहीं चाहते। आज को मैं बताऊं कि सर्वश्रेष्ठ अध्यापक वही होता है जो अपने जीवन के अंतिम काल तक अध्ययनरत रहता है। बिल्कुल सर। अगर किसी भी व्यक्ति ने अध्ययन करना छोड़ दिया है तो समझ लीजिए कि वो अध्यापक नहीं। और अध्यापक अगर आप हैं तो आपको गलतियों से बचना चाहिए। बिल्कुल सर। गलतियां अगर आप करेंगे बोर्ड पर, कागज पर, बोलने में, तो समझ लीजिए बोलने में इट माइट बी ए स्लिप ऑफ टंग, बट सो फार एज द रिटन वर्क इज कंसर्न, either on board or on some kind of paper, अगर ये गलतियां हो रही हैं, चाहे आप कहें कि मैं फिजिक्स का अध्यापक हूं, मैं हिंदी लिख रहा था, गलत हो गया। मैं केमिस्ट्री का अध्यापक हूं, मैं इंग्लिश लिख रहा था, गलत हो गया। तो ये आपके लिए लेम एक्सक्यूज हो सकता है। बाद में
जब एक ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व करेगा तो ये पाएगा कि आपने अपनी स्कूलिंग सही जगह, सही तरीके से, सही मनोदशा के आधार पर नहीं की थी। बिल्कुल सर। सर, एक सामान्य सा विद्यार्थी जिसको तैयारी करना है वो अंग्रेजी को किस रूप में तैयार करे? बेसिक ग्रामर, first of all tense. You will have to be able, you will have to be capable of translating just a Hindi sentence in minimally 2 ways. Minimally 2 ways. कम न्यूनतम रूप में आपको एक हिंदी वाक्य 2 रूप से अनुवादित करना आना ही होगा, अदरवाइज आप किसी भी रूप में अंग्रेजी की किसी भी प्रकार की परीक्षा क्रैक नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, आप इतने दिनों से पढ़ाते हैं तो कोई ऐसा विद्यार्थी जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हो? There are so many. It's a bunch, not only one. I have mentioned earlier Jyotsna Jewel Parmar, Anup Mishra. I just forgot the name. Something Patel was there. Saurabhjit Gupta, the doctor in AIIMS. Anup Mishra, and something 1500 basic primary teachers. More than 2 dozen doctors. And in other departments also, bank and railways, etc. But marvelously handled study was made by Anup Mishra in a very, very diverse condition, contrastial situation, and स्टडी फ्रेंडली सिचुएशन बिल्कुल नहीं होने के बावजूद उस लड़के ने जो किया वह अद्वितीय है। और ज्योत्सना ज्वेल परमार, if this bulb is illuminating and you order that particular student to write down 3 pages in English over that particular thing, she was able, and she can represent and present that particular thing in only 10 minutes. In only 10 minutes. If you say that I am interviewing somebody and you should write down some sentences on this particular event, she was able to do so in only 5 minutes. Sir. She was a marvelous student, and she got the reward for that. She got the job in Jawaharlal Nehru University as a mathematics reader. और सर, आपने अभी तक जैसा कि आपने बताया कि आपने हजारों विद्यार्थियों को सफल होते हुए देखा है और उनसे बहुत प्रभावित भी हैं। तो सर, कक्षाओं में जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और आपको उसमें महसूस होता है क्या कि ये विद्यार्थी पढ़ रहा है तो सफल हो जाएगा और ये नहीं पढ़ रहा है तो असफल हो जाएगा, तो सर क्या सफल और असफल विद्यार्थियों में आप कक्षाओं के दौरान महसूस कर पाते हैं? जी, अगर आप अध्यापक हैं तो आप तो बिल्कुल देख रहे हैं। ए टीचर, एन आइडियल टीचर, द रियल टीचर आई मीन टू से, is the mirror of students. He or she is able to watch what is going to happen in upcoming future of those students by observing their ongoing studies. सर, एक सामान्य विद्यार्थी का सबसे बड़ी समस्या क्या होती है और उसका समाधान क्या हो सकता है? सामान्य विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या उसके अंदर समयनिष्ठता का अभाव और अनियमितता होती है। अगर आप ये कहें कि निर्धनता होती है तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आज तक जितने लोग सफल हुए हैं, आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम जो है अपने परिवार को इमली बेचकर और अखबार बेचकर चलाया करते थे और वह भारत के सबसे ऊंचे पद पर गए।
तो मैं निर्धनता को तो मानता ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति अध्ययन के क्षेत्र में सफल या असफल है तो बस आप ये समझ लीजिए, जो सफल है वो नियमित और कर्तव्यनिष्ठ, नियमित और समयनिष्ठ है, और जो असफल है वो उसके विपरीत है, अनियमित है, समयनिष्ठता का अभाव है उसके अंदर। सर, सफल होने के संसाधन कितने ज्यादा महत्व रखते हैं? बिल्कुल नहीं। आज के परिवेश में जो लोग कह रहे हैं कि लैपटॉप होगा तो हम फला परीक्षा निकाल लेंगे और जो है मोबाइल होगा तो निकाल लेंगे, तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि उनके पिता और उनके दादाजी लोग जो बिना किसी संसाधन के पढ़ाई करते थे और उनसे बेहतर पदों पर हैं, जिन पदों को शायद वो सुशोभित कर ही न सकें, फिर तो उनके बारे में वो क्या कहेंगे। हम ये कहते हैं कि जो आपको मतलब 90% कठिनाइयों में अर्जित होता है, ये आज के संसाधनों द्वारा 50% ही कठिनाइयां महसूस करने के बाद वो प्राप्त कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि अगर हम संसाधन विहीन हैं हम आईएएस नहीं बन सकते, तो फिर ये गलत धारणा है। समय होना चाहिए बस। हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डर मस्तिष्क में न हो, इंसान फ्री हो और उसके पास समय हो, यानी कि फ्री थिंकिंग, लेजर पीरियड एंड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खाली समय और किसी भी प्रकार से डर मन में न होना। किसी भी प्रकार का डर कई प्रकार के होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, सफलता के स्रोत हो सकते हैं। सर, आत्मविश्वास कैसे आए? जैसे जैसे आप लक्ष्य के नजदीक पहुंचते जाते हैं आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास लाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने अंदर ये करना, एक भाव भरना होगा कि हम यह करेंगे ही, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, हमको ये करना ही होगा किसी भी परिस्थिति में, ठीक ना। तब जाकर के जो है आप सफल होते हैं। मतलब आत्मविश्वास अपने कर्तव्य बोध की भावना के द्वारा ही आता है। जैसे जैसे इंसान किसी क्षेत्र में किसी रूप में आगे बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, और बूस्टअप होते 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 वो बड़े परिणाम में तब्दील हो जाता है। अब आपको मैं अपना ही उदाहरण बता रहा हूँ। मैं 30 दिन में 50 रुपया कमाता था। पहले साल जब पढ़ाना शुरू किया तो एक छात्र था, उस समय एक छात्र की फीस थी, एक छात्र की 50 रुपया, 95-96। हाँ। तो 50 रुपया, दिक्कत ये थी कि उस महीने में मेरे पास केवल एक ही छात्र था, तो मुझको 30 दिन में 50 रुपया मिला। अगले महीने में 150 हुआ क्योंकि 3 छात्र हो गए थे। तो अगर मैं ये सोचा होता कि मैं 30 दिन में 50 कमा रहा हूँ, उसको बंद कर दूं, तो आज मैं किसी कारखाने में काम कर रहा होता। तो देखिए, you are not going to earn lakh of rupees in your initial month, in your starting period, but there will be a time when you will earn what you have wish. बिल्कुल सर, आज देखा भी जाता है वर्तमान विद्यार्थियों को अधिकांश संख्या में कि वो छोटे काम तो करना नहीं चाहते हैं और स्किल के अभाव में कुछ बड़ा कर नहीं पा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बेरोजगार हैं। तो सर, आप उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, सफलता एक रात में नहीं मिलती। आपने अभी देखा यशस्वी जायसवाल को, उनका परिवार सड़क के किनारे एक जो है सामान्य सा टेंटिंग करके रहता था, और जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी। अब आपको मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, आप भी जानते हैं कि जो है विपरीत परिस्थितियों से लोग आ करके अपने आप को स्थापित किए। तो अगर कोई उनका उदाहरण ले और सोचे कि एक ही दिन में हो गया था, तो ये संभव है नहीं। और कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति, चाहे वो अंबानी, धीरू भाई अंबानी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुकेश अंबानी की और अनिल अंबानी की बात नहीं कर रहा। धीरू भाई अंबानी हो या वो जहांगीर रतन जी, दादा भाई टाटा जी रहे हों, जो नहीं है, ये लोग आज आप देखते हैं कि बहुत आगे हैं। जब आप इनके एकदम स्टार्टिंग पीरियड में जाएंगे तो पता चलेगा वो आपसे भी ज्यादा गरीब थे। तो देखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती है, उसके लिए हमको
और आपको खपना पड़ता है, और लेट नाइट जो ऑयलिंग है उसको बर्न करना पड़ता है, दीप जलाना पड़ता है देर रात तक। और ऐसा अगर आप सोचते हो कि आज हम शुरू हुए कल सफल हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। और हाँ, ये मान सकते हैं कि एक्सेप्शनली 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों में किसी एक का हो गया हो, लेकिन आप जनरली अगर पूछते हैं तो ऐसा संसार में होता है नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं और उनको सफलता अगर दिन नहीं मिल पाता है तो उनका धैर्य नहीं रख पाते हैं कि फिर मुझे तैयारी करना चाहिए, और वो निराशा की स्थिति में आते हैं। तो सर विद्यार्थी धैर्य कैसे रखें और वो निराशा को दूर कैसे करें? देखिए, उनको तो पहले ध्यान देना होगा कि भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है, और 144 करोड़ में अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 1 करोड़ लोग भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, चाहे वो सेंट्रल स्टाफ मेंबर्स हों, चाहे वो जो है स्टेट स्टाफ मेंबर्स हों। तो उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि हम, देखिए कि भगवान कृष्ण ने कुब्जा में लिखा है उसने दिनकर साहब ने, कृष्ण कहते हैं वो कुबड़ी औरत से कि पढ़ती रहे हमी पर दाई अभी कोई खेल भला, संभल खिलाड़ी आज तक तुझे मैं दौड़ आने की ठान चला। तो हमेशा हम ही जीतते रहे ये संभव नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हमारे ही जैसे लाखों लोग बैठते हैं, तो उसमें पद होते हैं 100, अगर 1 लाख लोग भरे हैं तो जाहिर सी बात है 99,900 लोगों को बाहर होना होगा। तो उसके लिए उनको अपना लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर न छोड़ने वाली बात करनी है। और अगर असफल हो जाते हैं, मैं 6वीं बार इंटरव्यू दे करके सफल हुआ, तो इसका तो सबसे बड़ा मैं ही उदाहरण। वे अपने में लगे रहे, 5 बार मैं असफल हुआ, रिटेन दिया, पास किया, इंटरव्यू कॉल हुआ, इंटरव्यू दिया, मैं सोचता था कि 99.99 तो मैंने कर दिया है, अब एक में सिलेक्शन हो जाएगा, होता नहीं था। ऐसा 1 बार नहीं हुआ, 5 बार हुआ। 6th टाइम ऑन ए ट्रॉट जब मैंने इंटरव्यू दिया तो 6वीं बार में जाकर के मेरा सिलेक्शन हुआ एक छोटे से पद पर। तो देखिए, घबराना नहीं चाहिए, और जहां केवल सीमितता नहीं रखता, जहां असीमित होता है संसार, जहां का मतलब संसार असीमितताओं का जो है गुलदस्ता है। और अगर आप एक क्षेत्र में चूक गए तो हो सकता है कि भगवान ने आपको दूसरे क्षेत्र में काफी ज्यादा सफल करने के लिए वहां जो है सफलता प्रदान कर दी। तो बहुत से मैंने लोगों को देखा है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, चूक जाते हैं और किसी प्राइवेट क्षेत्र में जाते हुए अपने आप को बहुत ही उच्च मुकाम पर हासिल कर लेते हैं। व्हाट विल यू से अबाउट दैट? तो ऐसा नहीं है, सफलता केवल एक मोनो डायरेक्शनल हो जाइए, कहिए कि मैं वही चाहता हूँ और मिलेगा तो सफल माना जाएगा, नहीं तो असफल माना जाएगा, गलत है। मोनो डायरेक्शनल मत होइए, आप मल्टी डायरेक्शनल रहिए। आज का दौर यही है, और आने वाले 10 साल 20 साल बाद वह दौर तेजी से बढ़ेगा, मोनो डायरेक्शनल नहीं मल्टी डायरेक्शनल होने वाला है। बिल्कुल सर, वर्तमान समय में जो नई शिक्षा नीति है इसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है आपके हिसाब से? नई शिक्षा नीति पत्रकार महोदय आप तब पूछिएगा जब इम्प्लीमेंट हो, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। लेकिन सर शुरू तो हो रहा है ना? नहीं, शुरू होने वाला है। इन यूपी इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट, वी आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंटम। हम आपको उसको बता भी देते हैं। उसमें है ऐसा कि 1 2 में एक 0 मान लेगा वो, एक 1 जिसको 0 जिसको कि हम लोग पहले छोटी गोल कहते थे, आजकल उसको LKG कहा जाता है। उसके बाद से उसको जो है 1 और 2 यहाँ तक वो 3 मान लेगा। उसके बाद से 3rd 4th 5th, तो 1 2 को ये करके 3rd 4th 5th आ गया। 3rd 4th 5th में आपको किताब दी जाएगी और कहा जाएगा कि ओरल परीक्षा लीजिए। 6th 7th 8th बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कक्षा 6 7 8, कक्षा 6 7 8 में आपको सभी प्रकार की वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। बढ़ईगिरी की, ठठेरागिरी की, चर्म कला की, सारी जो व्यावसायिक व्यवस्थाएं हैं उनकी ट्रेनिंग 6 7 8 में नई शिक्षा नीति में डेवलप की जा रही है। 9th 10th 11th 12th, 9th 10th 11th 12th में त्रिभाषा होने जा रहा है, हिंदी, संस्कृत और
अंग्रेजी, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यही लोग अडॉप्ट करेंगे। तीनों भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी। विषय हाई स्कूल में 10 हो जाएगा, इंटर में जो है 7 हो जाएगा। तो इस तरह है एक बहुत ही जो है मीनिंगफुल चेंज होने वाला है ग्रेजुएशन मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। उसमें होने ये जा रहा है कि अब बीए 4 साल का होगा जी। और उसमें एक विशेष परिवर्तन ये है कि अगर आप 1 साल पढ़ करके छोड़ देते हैं किसी कारणवश, 10 साल बाद भी आकर के अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो एडमिशन होगा, और वो फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, वो सेकेंड ईयर में होगा जी। और अगर आप केवल बीए की पढ़ाई करना चाहते हैं तो 3 साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एमए भी करना चाहते हैं तो बीए 4 साल का होगा और एमए 1 साल का होगा। ये चेंजेस होने वाले हैं। ये तब होगा जब इम्प्लीमेंट की जाएगी एनईपी उत्तर प्रदेश में, और जो मैं परिवर्तन बताया हूँ वही होना है और कुछ नहीं होना है इसमें। जो लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। वो लोग कह रहे हैं जिनको इसके बारे में कोई सतही जानकारी बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और एनईपी में सिंपली बोर्ड परीक्षाएं समाप्त कर दी जाएंगी हाई स्कूल तक की। इंटर में होगा, इंटर में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें 9th का 10%, 10th का 20%, फर्स्ट ईयर का 30% अंक जोड़ा जाएगा, यानी 40 की ही बोर्ड परीक्षा होगी। अच्छा जी, 40% अंक ही उसका उसमें जोड़ा जाएगा। यानी कि 9th भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 10th भी, 11th भी, 12th भी, वो टाई अप हो जाएगा एक दूसरे से। 9th, 10th, 11th, 12th, तो उसमें 10, 20, 30, 40 के फार्मूले पर अंकन होगा। बिल्कुल सर। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा में कितना अंतर महसूस करते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए, ऑफलाइन शिक्षा का कोई विकल्प नहीं जी। जो ऑनलाइन आजकल चल रहा है तो आप देखते होंगे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। जी। परचेजिंग हो, क्या नाम है कि कुछ सेलिंग हो, जी। ये सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं। आने वाले दौर में, आने वाले समय में 10 साल 20 साल बाद ये सारी चीजें डिजिटाइज्ड हो जाएंगी। पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो जाने के बाद एक ऐसा दौर आएगा जब लोग ऑफलाइन शिक्षा के महत्व को पूरी तरह से भूल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आने वाला समय बहुत ही संक्रमण ट्रांजिशन पीरियड से गुजरने वाला है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि शिक्षा जो है वह हर हाल में ऑफलाइन ही होनी चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा वास्तव में शिक्षा नहीं है, वह तो है एक कार्बन कॉपी आप किसी चीज का कराते हैं। इट्स जस्ट ए कार्बन कॉपी ऑफ द ऑफलाइन एजुकेशन। बिल्कुल। ऑनलाइन एजुकेशन इज जस्ट ए कार्बन कॉपी ऑफ द ऑफलाइन एजुकेशन। इट माइट blotted out after some period of time, but offline education is the original copy. It is never going to lose its value. सर, लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा तो अधिकांश विद्यार्थी क्या है कि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पे अपने परिवार के रोज मोबाइल मांगते हैं और मोबाइल जाकर लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं और उसका वहाँ एसी चल रहा है और उसमें वो मोबाइल चला रहे हैं। तो सर, लाइब्रेरी को आप किस रूप में देखते हैं? ई लाइब्रेरी, that is not library but even library. Library is a very very meaningful thing. उसमें हम लोग जाते थे, हजारों किताबें होती थीं, विभिन्न विषयों पर होती थीं और काफी प्रेरित करने वाली किताबें होती थीं, विषय का बोध कराने वाली किताबें होती थीं। उसको हम लोग पढ़ते थे, अपना जो है आध्यात्मिक बौद्धिक विकास करते थे। आज जो ये लाइब्रेरीज हैं, यह जो है एक तरह से रोजगार परक चीजें हो गई हैं जो लोग खोल रहे हैं उनके लिए। और जहां तक छात्रों के जो है हम गुणवत्ता की बात करें, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, मैं पूरी तरह से हर चीज को दरकिनार नहीं करता। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो लाइब्रेरी का उपयोग करके, ई लाइब्रेरी का उपयोग करके अपने आप को बेहतर आयाम दे सकते हैं। लेकिन उनका भी परसेंटेज वही जो मैंने आपको बताया था, 2% तो है। आप अगर कहेंगे कि 100 लड़के जा रहे हैं तो 100 क्यों नहीं सफल हो रहे? तो ऐसा कभी न हुआ था, मैंने कहा आपसे, ना होगा न हो रहा है। तो 2% उसमें सफल होंगे, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ई लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी
नहीं है। इट्स जस्ट ए प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गो एंड स्टडी बाय योरसेल्फ, नथिंग एल्स। बट लाइब्रेरी ऑफ दोज डेज, दैट वाज द पीरियड ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन, उस समय की लाइब्रेरी काफी कुछ चीजें बताती थी उसमें कि जाना कैसे है, बैठना कैसे है, पढ़ना कैसे है, कितनी देर में क्या पढ़ना है, क्या क्या मटेरियल्स आपके पास हैं, वो सारा आपको लैपटॉप तो दे देगा आज, लेकिन वह जो है उन आयामों को नहीं सिखा सकता जो उन दिनों प्रचलित थी। और काफी जो है अच्छे जो परिणाम आए वह उन पुरानी ऑफलाइन लाइब्रेरीज के द्वारा आए। ई लाइब्रेरी भी सक्सेसफुल हो सकता है कब? जब सभी के सभी छात्र इस मनोयोग से जाएं कि हमको कुछ बनना है तब। लेकिन आज गार्जियन से शुल्क लेने के बाद वो जाते हैं केवल वहां एसी का हवा खाने और अन्य कार्यों को करने सिवाय पढ़ाई के। वो सिर्फ एक काम नहीं करते, पढ़ाई, बाकी सभी काम वहां करते हैं। बाकी सभी काम में सभी काम ही शामिल है। बिल्कुल सर। सर एक विषय पे और जानना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया अपना चेक कर रहा था तो अनेकों विद्यार्थी का उस पर कमेंट आया है कि रितेश साहिल सर का इंटरव्यू कब लेंगे, रितेश साहिल सर का वीडियो कब आएगा। तो सर आखिर वर्तमान समय में जो हम देखते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी अपने शिक्षकों से दूर भागते हैं, लेकिन आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी आपके इतने करीब क्यों है और आपको इतना मानते क्यों है? इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है सर? कोई वजह नहीं उसके पीछे। आप अपने आप को बेसिक्स पर रखिए जी। हवाओं में उड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप किसी भी छात्र से, मेरे पुराने छात्र से हों या आप वर्तमान छात्र हों, उनसे पूछिएगा कि क्या मैं कभी उनको पढ़ाकर उनका अतिरिक्त समय भी लिया हूँ? नहीं लिया। हाँ, छात्रों को पढ़ाया, जब समय हुआ छोड़ दिया, वो चले गए। और क्यों लाइक करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। क्यों? जहां तक मैं समझ पाता हूँ, अगर आपके पास जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसका ज्ञान नहीं होगा तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। उसकी जानकारी नहीं होगी तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। और अगर आप जो है पूरे मनोयोग से समर्पित होकर अपना वो कार्य कर नहीं रहे होंगे तो भी आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो आई थिंक डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन, डिलीजेंस and punctuality, regularity might be the factor for that particular popularity. सर जब आप अपनी कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को पंक्तियां भी सुनाते हैं, तो सर कुछ पंक्तियां यहाँ सुनाना चाहेंगे? चल रहा था महाभारत का रण, फट रहा धरित्री का सुहाग, कुरुक्षेत्र में खेल रही थी नर के भीतर की कुटी लाग, इतने में सर के लिए कर्ण ने जीखा जो अपना निसंग, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि रे मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, तेरा बहुविध हितकामी हूँ, कर बवन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तुम मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, संसार कहेगा हम सबको कि सुकृत कर्ण ने छार किया, जीवन भर प्रतिभटके बध के लिए नीच ने सहाय सर्प का लिया, जा भाग मनुज का सहर शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, अगला जीवन किस लिए भला जाकर द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, ध्यान से सुनिएगा, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, वे सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी, ये नर भुजंग मानवता का पद कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिभट के बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं, ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर आदर्श और भी कुछ यह नरता का यह पाप पड़े। धन्यवाद। बहुत शानदार सर, इसको सुनने के बाद एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि विद्यार्थियों को अपने सिलेबस के अलावा और कैसे कैसे किताबों का अध्ययन करना चाहिए? देखिए, गणित विज्ञान पढ़ना तो एक मजबूरी है जॉब सीकर्स के लिए,
लेकिन अगर आप अपने लाइफ को एक्सेल करना चाहते हैं, राधा कृष्णन ने कहा था कि दा दा दा, यही जीवन के सर्वोत्तम जो है पहलू है आदर्श बनाने के लिए। अगर आप अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहते हैं, दा माने दाम, दा माने दान, DADA, उसको उन्होंने डिकोड किया था। और दान, दाम और अपने ऊपर नियंत्रण। तो अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं, रिस्ट्रेंट है, चैरिटी है, और अगर आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल है, तभी जाकर के आप पूरी तरह से सफल होंगे। और क्या पूछा था आपने? कि वर्तमान समय में जो विद्यार्थी अपने सिलेबस का और किन किताबों को अध्ययन करें? साहित्य का। तो उसको पाने के लिए उन्होंने बताया था कि दो ही उपाय हैं कि कैसे आप नियंत्रण, सेल्फ आत्मनियंत्रण स्थापित करेंगे, कैसे आप इनके अंदर दानशीलता का भाव बढ़ेगा, कैसे आपके अंदर कंपैशन आएगा, दान, DA फॉर दान, DA फॉर दया, एंड DA फॉर दान, दया और दाम। दाम, दाम माने आत्मनियंत्रण। तो रेस्टोरेंट, चैरिटी और कंपैशन कैसे आएगा? तो उन्होंने बताया कि सिर्फ इसके दो ही उपाय हैं, इनएविटेबल जो है मतलब मेरिट्स जो है वो दो ही हैं। एक, अपने से बौद्धिक क्षमता से अधिक संपन्न लोगों के साथ रहिए, अपने से जो अधिक बुद्धिमान लोग हों उनके बीच रहिए, और सत्संग में रहिए। यानी क्या कि आप अपने धर्म के ग्रंथों का अध्ययन जरूर करिए, धर्म ग्रंथों का। तो धर्म ग्रंथ आपको पढ़ने का अगर आज समय न हो तो आप साहित्य का अपना अध्ययन करिए, साहित्य में रुचि बढ़ाइए। अगर आपकी साहित्य में रुचि बढ़ती है तो, और आप अपने से बेहतर लोगों के साथ, बौद्धिक क्षमता से जो आपसे बेहतर हैं उनके साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये तीनों गुण आएंगे। कौन? ध्यान दीजिएगा, दान। दान मतलब अपने से कमजोर लोग, चाहे जिस क्षेत्र में भी कमजोर हो, उनकी मदद कीजिए। दया, दया की भावना रखिए, सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं, जीवों पर, अन्य दूसरे जीवों पर भी। और दाम, दाम मतलब आत्मनियंत्रण, अपने अंदर नियंत्रण। आत्मनियंत्रण किसी हद तक टूटता है, लेकिन 90% तक हमको नियंत्रित है। अब आपको बार बार कोई आकर गाली दे रहा होगा, मारने की कोशिश कर रहा होगा, तो आत्मनियंत्रण नहीं, लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो सके आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। तो दा दा दा, यही तीन पहलू हैं, और इनको स्थापित करने के, अपने अंदर भरने के लिए आपको निश्चित रूप से साहित्य से जुड़ना ही होगा, अदरवाइज कोई चांस। बिल्कुल सर। सर, क्या आप फिल्मों को देखते हैं और विद्यार्थियों को कैसे फिल्मों को देखना चाहिए? वस्तुपरक और वस्तुपरक फिल्में देखनी चाहिए। आजकल फिल्में भी काफी अजीबोगरीब बनती हैं, और आज की फिल्मों को देखिए तो कहानी कम, मसाले ज्यादा होते हैं। तो बेहतर ये होगा कि फिल्में ऐसी देखी जाएं जो आपको किसी आदर्श जीवन, एक्सेल, आपके लाइफ को एक्सेल करने के लिए वो जो है इम्पेटस प्रदान करती हैं। इम्पेटस का अर्थ होता है प्रेरणा। इम्पेटस अगर प्रदान करने वाली फिल्में हैं, किसी भी क्षेत्र में है, खेलकूद के क्षेत्र में हो सकती हैं, धर्म के क्षेत्र में हो सकती हैं, अपराध के क्षेत्र में हो सकती हैं। अपराध के क्षेत्र में मतलब अपराध करने के लिए नहीं, अपराध को रोकने के लिए। बिल्कुल सर। तो ऐसी फिल्में देखिए जो आपकी लाइफ को एक्सेल करें, आपको इम्पेटस प्रदान करें। बिल्कुल सर। सर, मैं यहाँ आने से पहले कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहा था जो आपके पढ़ाए हुए हैं। तो विद्यार्थी हमें बता रहे थे कि सर, जब कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी को समझाने के लिए क्रिकेटरों का एग्जाम्पल देते हैं। तो सर, क्या आपको क्रिकेट पसंद है? Frankly speaking, I have done just two things in my life. First, teaching the students. Secondly, watching the cricket and playing cricket. Watching and playing. सर, जैसा कि हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो क्या अपने विद्यार्थी जीवन में, या जब तो आप छोटे थे, तो फिर चंदा उंदा लगा के आपने बैट बॉल खरीदा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय किसी के पास पैसे नहीं थे, चंदे भी जुट पाते थे 4-5 दिन, एक हफ्ते के बाद ही। और वॉचिंग, देखिए, I just cite you one thing from the drama of Julius Caesar, written by, authored by actually William Shakespeare. There is a character in that drama, Cassius.
कैसियस न हंसता है, न संगीत पसंद है, न उसको कोई खेल पसंद है। तो विलियम शेक्सपियर जो ऑथर हैं वो एक कैरेक्टर के माध्यम से कहलवाते हैं, पूरे मानव समाज को बताना चाहते हैं, कहलाते हैं कि हर इंसान को उस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जो संगीत से नफरत करता हो, खेल से नफरत करता हो, और जिसको किसी भी प्रकार से हंसी ठहाके हास्य विनोद पसंद ना आते हो, उसको किसी भी रूप में ऐसे लोगों से हर समाज में ये फैला दीजिए आप लोग बात कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग खतरनाक होते हैं। बिल्कुल सर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा इसीलिए खेल कोई भी हो, मनोरंजन का साधन कोई भी हो, अगर आप उसमें अपना मन लगाते हैं तो आप समाज में फैली तमाम प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों से अपने आप को बचा के रखते हैं। उसका सबसे बड़ा, आप मान लीजिए कि आप कोई खेल खेलने ही नहीं जाते हैं, कुछ तो करेंगे ना, बिल्कुल कुछ तो करेंगे। तो खेल तो मान लीजिए रचनात्मक हो गया, अगर रचनात्मक नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से विघटनात्मक तो करेंगे। बस वही तो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सर आपके कुछ विद्यार्थी जो ये जानना चाहते थे कि आप क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा किस फॉर्मेट को पसंद करते हैं और आपका सबसे प्रिय खिलाड़ी कौन सा है? क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में एक मान लीजिएगा कि आने वाले समय में ये जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है इसी का समय होने वाला है। दो ही क्रिकेट रह जाएंगे, एक सबसे कम ओवर वाला, इसलिए मैं 2020 नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है 6 ओवर तक भी चला जाए मामला, और एक टेस्ट मैच का कोई विकल्प नहीं है। टेस्ट मैच इज ऑल टाइम बेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। और सो फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, who is the best player? Kapil Dev. Kapil Dev is a masterpiece of cricket, and such a kind of player एरिना में मात्र और मात्र ईश्वरीय कृपा पर आता है, और वो फिर दोबारा कपिल देव क्रिकेट जगत में कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता, चाहे वो इंडिया का हो या अक्रॉस दी वर्ल्ड किसी भी देश का हो। कपिल देव जीनियस थे, और ऐसे और एक बहुत ही छोटे से गांव के निकल के आए थे हरियाणा के, और ऐसा प्लेयर फिर दोबारा होने वाला है नहीं। उन्होंने अपने दम पर उस समय भारत को विश्व कप जिताया था, जिस समय भारतवर्ष में क्रिकेट खेला जाता था ऐसे बैट्स से जिससे अगर आप आज शॉट मारें तो जिसको कि आज जिस बल्ले से मारते हैं 6 जाता है, उससे आपका कवर में ही कैच हो जाएगा, यानी कि उसमें स्ट्रोक थे ही नहीं। मतलब संसाधन विहीनता वाले क्रिकेट हुआ करते थे भारत में, उस समय गरीबी थी, और वहां से जा करके वह व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया को बीट करते हुए, इंग्लैंड को बीट, यूरोपियन कंट्रीज को बीट करते हुए कैरिबियन से जीतता है फाइनल में। यह बड़ी उपलब्धि है, और मैं आपको किसी भी रूप में बताऊं, वह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने 5000 से अधिक रन और दोनों फॉर्मेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा ऐसा भारत में नहीं किया गया है। 700 विकेट 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज आपको मिल जाएंगे, लेकिन 5000 रन के साथ नहीं। सर जाते जाते एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि सर आपके हिसाब से कक्षाओं में अनुशासन बनाना सबसे ज्यादा कठिन होता है या फिर T20 में फील्डिंग सजाना? जी, कक्षाओं में अनुशासन बनाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है या फिर T20 में फील्डिंग सजाना? ये तो दोनों अलग अलग क्षेत्र में है जी। अगर आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं तो अनुशासन बनाने की जरूरत नहीं, तो अनुशासित रहेगा माहौल। जी। योर टीचिंग स्टाइल maintains the discipline and decorum of the classroom, and so far as the fielding setting is concerned in the cricket of in the term of cricket, it depends on bowler demands the field. सर आप जैसे कि एक शिक्षक हैं, अभी तो जो शिक्षक है उनके हाथों से डंडा छीन लिया गया, कोई शिक्षक विद्यार्थियों को मारता नहीं है। आप जो पहले पढ़ाते थे और किसी विद्यार्थी को आप मारे होंगे, तो कोई विद्यार्थी बाद में कोई धमकी उमकी देता था? कभी नहीं।
हमने बहुत से छात्रों को जो है, जब प्राइवेट शिक्षण कार्य चल रहा था तो मैंने पनिशमेंट दी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके एक अभिभावक जब मुझसे मिले तो कहे, मास्टर साहब और क्यों नहीं पीटे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी छात्र ने धमकी देने की तो बातें छोड़ दीजिए, कोई सिर उठाकर देखता भी नहीं था और चला जाता था, ऐसा कभी नहीं। सर, आप अपने जीवन कार्य में सबसे ज्यादा प्रभावित किस शिक्षक से हुए हैं? राम मनोहर रोहिया इंटरमीडिएट कॉलेज पकड़ी बाबू में, जो मेरे ही गांव में स्थित है, एक गणित के अध्यापक हुआ करते थे, जानकी शरण मौर्य जी, जो अभी भी जीवित हैं। मैंने ऐसा गणित समझाने वाला बोर्ड पर हिट और फिट टीचर कहीं नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। वो जब गणित हल करते थे, मैं डीएस सर से चूंकि पढ़ा नहीं हूँ इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जानकी शरण मौर्य से मैं पढ़ा हूँ। जब बोर्ड पर हल करते थे तो मैं आपको बताऊं कि लगता था मुझको कि चित्र दिखाया जा रहा है। इस तरह की उनकी शैली थी सवाल को समझाने की और उसको हल करने की। सर, आपके जीवन काल की कोई ऐसी घटना जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हो? ये तो मेरा संघर्ष, जो मैं 5 बार जो है प्रयास किया एक ही चीज को पाने का और 6वीं बार में मिला, वो मेरे जीवन की कहानी है। इट्स नॉट द इवेंट बट द सीरीज ऑफ इवेंट्स। सर, आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है? मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है छात्रों में मेरी लोकप्रियता। सर, जैसा कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होगा तो विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखेंगे और वो भी विद्यार्थी देखेंगे जो कमेंट कर रहे थे कि सर का वीडियो कब आएगा। तो सर, आप वैसे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि डोंट लिव अंटिल द गोल इज अचीव्ड। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विफल हैं हो बिखरे निरूपण, समन्वय में उनका करें समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए, विजयिनी मानवता हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। अंग्रेजी के महान विद्वान, और आपने वीडियो में देखा भी होगा कि किस प्रकार से एक एक विषयों पे इतनी परिपक्वता के साथ जवाब देने का काम किए हैं। अब आपने इस वीडियो को देखा, अब आप बताइए कमेंट करके कि आपको यह पूरा इंटरव्यू कैसा लगा, इससे आपने क्या सीखा और अब आप किनके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल के माध्यम से आने वाली सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास आसानी से पहुंच पाए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।